फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। देखिए क्या लिखा है प्यारे विद्यार्थियों। आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों के अलावा कुछ खड़ी और कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। यानी अभी हम लोग ने पिछली वर्कशीट्स में जब ग्लोब के बारे में और मानचित्र के बारे में जाना, तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ लेटी और खड़ी रेखाएं भी बनी हुई हैं। ये रेखाएं क्या है, क्यों है, कैसे है, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया गया है, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं खिंची हुई नहीं है। पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाएं यानी अक्षांश और देशांतर को माना गया है। आइए उनके बारे में जानें। तो देखिए यहाँ पे कुछ कल्पित रेखाएं खींची गई हैं जो अक्षांश और देशांतर है। ठीक है, ये वास्तव में नहीं है लेकिन इन्हें खींचा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिखाया गया है अक्षांश के बारे में। तो पृथ्वी पर जो ऐसे गोल गोल रेखाएं हैं ये अक्षांश है, और जैसी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं ये आपके देशांतर है। ठीक है, ये आपका जो बीच में ये गोल है ये आपका पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और इसके ऊपर ग्रिड्स भी खींची गई हैं, जो मानक रेखाएं होती हैं वो भी खींची गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जाल बना हुआ है। इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं और बाकी सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से दिखाई गई हैं। ये आपको किताब में और अच्छे से देखने को मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। अक्षांश के बारे में लिखा है, विषुववृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश कहा जाता है। देखिए इसके बीच में एक बात ख्याल रखिएगा कि ये सारी गोल होती हैं, मतलब ये बिल्कुल सर्कल होती हैं, कोई भी किसी से मिलती नहीं है, और ये बिल्कुल टॉप तक आती हैं। ठीक है, और नीचे बॉटम तक जाती है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक होती हैं। ये सबसे बड़ी अक्षांश जो है वो विषुववृत्त है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन है जो भूमध्य रेखा, जो सबसे बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, अभी नीचे एक और ग्लोब की तस्वीर है, उसमें आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल यहाँ पढ़ लेते हैं, मैं समझा दूंगी आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है इसे क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी होती है, ये 0 डिग्री पर होती है। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। यानी कि ये बीच में एक रेखा है जो ऐसे करके, मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ऐसे करके इसे गोल है, तो ये बीच में ये विषुववृत्त है, ये 0 डिग्री पे होता है, और ये उत्तरी और दक्षिण 2 हिस्सों में पृथ्वी को बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ बनाया हुआ है साइंटिस्ट के द्वारा। आगे लिखा है, अक्षांश समांतर होते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। तो सही बात है, ये ऐसे करके ये आपकी पृथ्वी है, तो ये अक्षांश जो होते हैं वैसे समांतर होते हैं। ये चाहे कितने भी आगे चले जाए ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते, ऐसे ही गोल गोल होते रहते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए, अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। यानी कि जो आपके ताप कटिबंधी हैं कि कौन सा एरिया कितना गर्म है। देखिए जब आपका ऐसे पृथ्वी होती है ना, तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो बीच वाले एरिया पे होती है, क्योंकि सूरज की किरणें जो है ये यहाँ सीधी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर या नीचे आते हैं, यहाँ सूरज की किरणें धीरी हो जाती है, तो यहाँ पर ठंड होती है। आपको पता है कि ऊपर का ये हिस्सा और नीचे का ये हिस्सा बिल्कुल जमा रहता है ना। तो आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ देशांतर के बारे में ऐसे आपको बताया गया, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली सभी अर्धवृत्त जो है वो देशांतर कहलाती हैं। देखिए ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये आपकी पूरी पृथ्वी है, तो इसमें ऐसे लकीरें बनी हुई होती है, ये सारी आपकी देशांतर कहलाती है। ये सब एक ही सेंटर से शुरू होती है और एक ही सेंटर पे करती है, तो बीच में इनके बीच की दूरी जो है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ये किनारों पर पहुँचती है इनके बीच की दूरी कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ आपको लिखा है प्रमुख समांतर जो है वो 0 डिग्री पे, इसमें भी सेम ऐसी एक सीधी लकीर है जो 0 डिग्री पे है, जो इसको खड़े में 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो ये इधर आपका पूर्वी हो गया, इधर आपका ये पश्चिमी हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देशांतर समांतर नहीं होते। यानी अभी मैंने आपको बताया कि ये जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे इनकी दूरी जो है कम होती जाती है। ये बिल्कुल खरबूजे के शेप के होते हैं। खरबूजे पे बनी हुई लाइनें देखिए आपने, जिसे हम खरबूज कहते हैं, यानी कि मेलन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मेलन में आपने देखा होगा इस तरह से लकीरें बनी हुई होती है ना। तो ये कभी समांतर नहीं होती, जबकि जो अक्षांश है वो समांतर होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए ये ध्रुवों पे मिल जाते हैं जाके, इसलिए ये समांतर नहीं होते। देशांतर का उपयोग प्रमुख समांतर के सापेक्ष पे स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे इससे ये आपका बीच वाला जो
और सेंटर में आता है वो आपका समय का निर्धारण भी है, समय को कैसे निर्धारित करना ये भी बताता है। अच्छा, अब अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था ऊपर ग्रिड। ग्रिड का क्या मतलब है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बने जाल को हम लोग ग्रिड कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किसी स्थान का वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, इसका उपयोग कब किया जाता है कि कोई स्थान असलियत में किस जगह पे है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, इसी के बारे में बताते हैं। ये जो भी आपने ग्रीनविच के बारे में पढ़ा ना, प्रमुख यमांतर के बारे में जो आपने पढ़ा उसके बारे में बताते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम्स, ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। इसका मान 0 देशांतर है, यानी जो भी देशांतर की जो मेन रेखा है ये 0 वाली, ये कहाँ स्थित है? ये आपकी ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है। इसके आधार पर विश्व में समय का आकलन किया जाता है, यानी विश्व में समय को जो हम नापते हैं वो इसी के आधार पर नापते हैं। भारत में जो भारत की अपनी यमांतर है, देखिए हर देश की भी अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो भारत की जो मानक यमांतर है वो आपकी 82 डिग्री पर है, 82.5, ठीक है। आगे लिखा है IST यानी कि इंडियन स्टेट टाइम, तो अब इसमें क्या है? भारत मानक समय ग्रीनविच से जो है ये आपका 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी कि अगर वहाँ पे मान लीजिए 1 बज रहा है तो वो यहाँ क्या बजेगा? 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो यहाँ 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे क्लियर होता है आपको। उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ये ग्लोब का चित्र दिया गया है, इसको हम जूम करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि ये आपका मेन है और इसे अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको दिख गया। अब ये देखिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है ये, ठीक है। ये असलियत में कोई रेखाएं नहीं है, ये बात बिल्कुल आप दिमाग में रखेंगे, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जो रेखा है ये देखिए 0 डिग्री पे यहाँ आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये रेखा आपका कहलाती है विषुववृत्त, ठीक है, या इसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का जो हिस्सा होता है ये सब क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो होता है ये क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है, ये सब आपकी जो ये जितनी रेखाएं दिख रही हैं ये सब देशांतर हैं, आप सॉरी अक्षांश हैं ये सारी, ठीक है। तो अब ये 0 डिग्री अक्षांश है, उसके बाद ये 23.5 डिग्री उत्तर है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तर पे जो ये कर्क रेखा है ये अब इस 2 को बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा ये हमारा जो भारत है ना, हमारे भारत को भी लगभग बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि हमारे भारत की जो स्थिति है वो इस जगह पे है, ठीक है। तो ये हमारे भारत को भी 2 बराबर भागों में लगभग बांटती है। अब क्या है, ये जो आपका दूसरा होता है 66.5 उत्तर पे है, ये उत्तर ध्रुववृत्त है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का देखिए, अब ये वाला जो एरिया है ग्रीन जो आपको दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, ये उष्णकटिबंधीय, ये सबसे सीधी धूप की रेखा यहाँ पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्म ये रहता है, ठीक है। उससे कम गर्म ये होता है, ये आपका क्या कहलाता है? उत्तरी शीतोष्णकटिबंध, और ये आपका दक्षिणी, क्योंकि ये उत्तर में आता है तो उत्तरी, नीचे वाला दक्षिण में आता है तो ये दक्षिणी, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे यहाँ पे 23.5 पे कर्क रेखा है उत्तर में, सेम ऐसी 23.5 पे दक्षिण में मकर रेखा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे उत्तरी शीतोष्णकटिबंध, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाता है ये पूरा, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, ठीक है। और ये आपका ये जो एरिया ये वाला आपको दिख रहा है उत्तरी शीतोष्णकटिबंध और दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध, ये आपका ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला एरिया होता है। यहाँ पे धूप ज़्यादा भी नहीं पड़ती और बिल्कुल कम भी नहीं पड़ती, लेकिन जो आपके ध्रुव होते हैं ये दोनों ध्रुव जो हैं वो बिल्कुल जमे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप की जो तादाद है, जो धूप की रोशनी है वो कम पड़ती है, ठीक है। चलिए, अब जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं हम लोग उनको देखते हैं एक बार, फिर इसके बाद हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये ऊपर दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए सभी महत्वपूर्ण अक्षांश तथा ताप कटिबंधी को सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए यहाँ हमने कुछ अक्षांश पढ़े, कुछ ताप कटिबंध पढ़े, तो चलिए इसको लिख लेते हैं आंसर। ये देखिए ये आपके महत्वपूर्ण अक्षांश हो गए, 66.5 पे है आपका उत्तर ध्रुव, फिर कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा, फिर उसके बाद आपकी मकर रेखा, फिर दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब उसके बाद आपके ताप कटिबंधी क्षेत्र में उष्णकटिबंधी जो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, उसका उत्तरी शीतोष्णकटिबंधी और फिर दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधी, ठीक है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे आपको नेक्स्ट गतिविधि दी है, पता लगाइए कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। तो आपको पता है ग्रीनविच 5.5 घंटे पहले आगे है हमारी, मतलब हमारी भारत जो है वो 5.5 घंटे आगे चल रहा है, तो आपको 5.5 घंटे पीछे जाना होगा, तो तकरीबन 8:30 बज रहे होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे।
तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे भारत मानक समय जो है वो ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए अगर भारत में 2 बज रहे होंगे दोपहर के, तो वहाँ ग्रीनविच में 8:30 बज रहे होंगे सुबह के। ठीक है, तो ये बात क्लियर होती है आपको। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।